घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में हमेशा की तरह आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो अहम खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिसने पूरे देश को हिला दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चमोली जिले के तपोवन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। रविवार को आए फ्लैश फ्लड के बाद टनल में फंसे करीब 35 लोगों को बचाने की कवायद अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज छठा दिन है, लेकिन अब तक सुरंग में फंसे लोगों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल सका है। कल अलकनंदा नदी में अचानक पानी बढ़ने से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी रुकावट आई थी, लेकिन रात से रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। वक्त तेजी से बीतता जा रहा है, लेकिन मलबे से भरी अंधेरी बंद सुरंग से उम्मीद की कोई रोशनी अब तक नजर नहीं आ रही। एनटीपीसी के तपोवन टनल में फंसे करीब 35 मजदूरों से राहत कर्मी अभी भी दूर। मलबा सूखने से बुधवार शाम से टनल की सफाई के काम में तेजी आई थी, लेकिन गुरुवार दोपहर अचानक अफरा तफरी मच गई, क्योंकि टनल के किनारे किनारे बह रही अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया। आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे से इस वक्त टनल में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि टनल से पानी निकलना शुरू हुआ है। यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है कि टनल से पानी निकलना शुरू हो गया और सभी जो कर्मचारी हैं वापस उनको बुलाया जा रहा है, लोगों को पीछे किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, टनल से बाहर निकल रहे हैं, जो इस वक्त अंदर काम कर रही है। बहरहाल चंद घंटों में अलकनंदा नदी का प्रवाह शांत पड़ गया और राहत कर्मी फिर से अपने काम में लग गए। टनल से मजदूरों को निकालने का काम दो स्तर पर चल रहा था। एक तरफ जेसीबी मशीनों से मलबे की सफाई और दूसरी तरफ ऊपर से टनल से ड्रिलिंग। लेकिन ड्रिलिंग में कामयाबी मिलती इससे पहले उसमें भी रुकावट आ गई। शुरू में स्पीड अच्छा था, लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज्यादा आता जा रहा है। तो अभी हम एग्जैक्ट कितना है मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां पर नीचे एसएफटी टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहां पर तक पहुंच पाएँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है। प्रयास जारी रहेगा, जितना आगे हम पहुँचते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन है। आखिर सिर्फ 180 मीटर लंबे टनल से मलबा निकालने में इतनी देरी क्यों? तो सुनिए जवाब। अंदर में दो एक्सकवेटर जाने का तो जगह है नहीं, एक जाएगा लेके आएगा, उसके बाद दूसरा जा रहा है। आप लोगों को जो लग रहा है कि स्लो है, नहीं है, जो भी आप लोगों को लगता होगा, आप लोग दिन भर इधर बैठे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। उसका कारण ये है कि एक साथ हम 5 चीज़ नहीं लगा सकते हैं। टेरेन का भी प्रॉब्लम है, अंदर का टनल में जाने का जगह का कमी है, तो वी हैव केप्ट 2 मशीन्स, 1 by 1 continuously they are working। लोगों के मन में सवाल अंदर फंसे मजदूरों की कुशलता को लेकर है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या उसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता? प्रशासन को इन तमाम तीखे सवालों से जूझना पड़ रहा है। देखिए, इसमें अभी अंदर क्या स्थिति है न तो हम जानते हैं, प्रशासन जानता है, न जो हमारे फोर्सेज आई यहाँ पर उनके जो रेस्क्यूअर्स हैं वो जानते हैं, न एनटीपीसी वाले भी जानते हैं। जो कार्रवाई हो रही है ये प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे हो रही है। अल्टीमेटली अगर मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है जाने का और वो जो करने का, तो मैं प्रयास वहीं करूँगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मुझे अलाइव लोगों के मिलने का और ज़्यादा लोगों के मिलने का। इस बीच कल 2 अन्य लापता लोगों के शव अलकनंदा नदी के किनारे से बरामद किए गए। इस तरह से अब तक 36 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 168 लोगों का कोई अता पता नहीं है, जिनमें से करीब 35 लोग तपोवन टनल में फंसे हैं। स्थानीय लोगों की इस आशंका के बाद कि फ्लश फ्लड में बहे लोगों के शव श्रीनगर डैम में चले गए हैं, वहां भी सर्च ऑपरेशन का काम तेजी से चल रहा है। श्रीनगर डैम में ये हमें इनपुट मिले कि हो सकता है यहाँ से बहकर वहाँ चली गई हो। तो हमारे जो मरीन कमांडोज आए थे उनकी एक टुकड़ी 16 लोगों की थी, उनमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे अपने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वहाँ के डीएम से भी हम लोगों ने टाई अप करके उनको दिया है। वो भी 2 दिन से वहीं पे रेकी कर रहे हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ बॉडीज मिल जाएं। तो वी आर ट्राइंग इट। और इसके अलावा एसडीआरएफ की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पर टीम्स बनी हुई हैं, वो भी नदी के किनारे चल चल कर वहाँ पे भी बॉडी का प्रयास कर रही हैं ढूंढने का। वहीं से ये सब बॉडीज अभी जो मिल रही हैं 35, यहाँ से तो अब नहीं मिल रही हैं, ये सब वहीं से मिल रही हैं। देहरादून से लेकर दिल्ली तपोवन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर सरकार और राहत एजेंसियां टकटकी लगाए हुए हैं। बस इंतजार है इस बात का कि कोई अच्छी खबर आ जाए, टनल में जो जिंदगियां फंसी हैं वो बच जाएं। तपोवन से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आपदा के लिए एनटीपीसी की तैयारी नहीं थी? क्या उत्तराखंड में पिछली बार आई तबाही से कोई सबक नहीं लिया गया? जैसे जैसे वक्त बीत रहा है कई सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब दिया है एनटीपीसी ने। देखिए एनटीपीसी इंजीनियर ने कल क्या कुछ कहा। अगर उसमें कोई भी घटना घटती है उसका एक रिस्पांस टाइम होता है। हमारे डिजाइन के हिसाब से ये सबसे लीनेस्ट पीरियड है। यहाँ पर 15 क्यूसेक्स का फ्लो था जिस वक्त ये काम चल रहा था। 10 मिनट के अंदर वहाँ पर 40 मीटर ऊंचा सैलाब आ जाता है। इस 10 मिनट के रिस्पांस के लिए तो कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता। हम कितनी भी तैयारी कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी डिज़ाइन कर लें, हम फुली प्रिपेयर्ड थे। आध घंटे के अंदर अंदर हम टनल से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई भी घटना घटती है हमारा जो रेस्क्यू रिस्पांस सिस्टम है उनका मॉक ड्रिल करते हैं यहाँ पर, और मिनिमम आध घंटा तो चाहिए हमको किसी भी जगह से भागने। अगर इंसान भागता भी है तो 500 मीटर भागना है तो उसको भागने के लिए समय चाहिए। इस टेरेन में हम कहीं भी छेद करके उसको एक्सेस करने का जगह नहीं दे सकते। अलकनंदा पर ग्लेशियर टूटने के बाद कई झील बन गई हैं जिसमें लाखों क्यूसेक पानी भर गया है। सितम इतना भर नहीं है, सितम ये भी है कि इन झीलों ने अलकनंदा का मुहाना बंद कर दिया है। बीच बीच में चट्टानें खिसकती हैं तो पानी नदी में आ जाता है। अभी मैं यहाँ पे जो रौठी स्ट्रीम है और जो ऋषिगंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रौठी स्ट्रीम से ही आया है। और जैसा कि अभी ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस एरिया को पहले देखा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषिगंगा है जो मेन स्ट्रीम है वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये जो सूचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और वो लोग यहाँ का एक इमीडिएट हेली सर्वे करें ताकि इस लेक का जो साइज़ है वो साइज़ वो करेक्ट साइज़ जो है इस लेक का वो निर्धारित करने की कोशिश करें, वो देखने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी ये लेक है। कल हम कोशिश करेंगे क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है, कल हम कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते थोड़ा और आगे जाके उस लेक को फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बड़ी लेक है ताकि उसके साइज़ के बारे में और उसका जो डिजास्टर उससे क्रिएट हो सकता है उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ आइडिया हो सकता है। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा किसी बात की चर्चा है तो वो है पश्चिम बंगाल का सियासी संग्राम जो इस वक्त देश की सबसे अहम खबर भी बना हुआ है। दो अहम शख्सियत कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट के मंच पर थी। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम ममता बनर्जी दोनों तमाम मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे थे। सवाल जय श्री राम के नारे पर भी हो रहे थे और उस पर हुए बवाल पर भी। देखिए, हमने बोला हर धर्म का अपन अपन का राय है, इसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम जब फेस्टिवल करते हैं ये यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। आप लोग जो झूठा बोलता है उसका सब कौवा बोले, क्या वो है ना, कौवा बोले बोलो, झूठ बोले कौवा काटे, वही होता है। छुपा रुस्तम का माफिक कुछ बोल के चला जाता है, आप लोग वही कौवा का माफिक छूटते हैं, देखते नहीं है क्या बोलता है क्या बोलता नहीं है। अब दीदी नहीं है बोलने में मुझे दिक्कत नहीं है, चिढ़ेगी नहीं,
टीवी पर मुझे तो मालूम देखेंगे। नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। अगर ये धार्मिक नारा होता तो मैं बंगाल की जनता की नस नस को जानता हूं, कभी स्वीकृति ना आती। जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ का, तुष्टीकरण के खिलाफ का। अगर आपको बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा निकालने के लिए हाईकोर्ट के द्वार खटखटाने पड़ेंगे। बच्चे वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं कर पाएंगे। रामनवमी के दिन आप शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए। कहां जी रहे हैं हम, किस स्थिति में पहुंचा दिया। और ये जय श्री राम का नारा जो आक्रोश के साथ सुनाई पड़ता है, वो आक्रोश ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टीकरण की, एपीसमेंट की, वोट बैंक की राजनीति की जो इंतहा हो गई, एक लिमिट आ गई है, इसके खिलाफ। अमित शाह और ममता बनर्जी का ये पूरा इंटरव्यू आप आज तक पर देख सकते हैं। अमित शाह का इंटरव्यू अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे और ममता बनर्जी का इंटरव्यू दिन के 12 बजे आप देख पाएंगे। और अब सीधे आपको ले चलते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पवित्र जमीन नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है, यह सच्चाई है। हिंदी हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। अब आपके कोई सवाल हो पूछिए। Look, let's get it straight. First of all, there was no strategic advantage. The Chinese were in our land. The Chinese were in Depsang. They were in Pangong. Our soldiers risked everything they had to go to Kailash ranges. That's where the strategic advantage, if any, arose. Now the Prime Minister has given back the land. Status quo ante is irrelevant. Kailash has been given back. And nothing has happened on the key area which China wants, Depsang Plains. This is absolute 100% cowardice. There is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. That is the fact. And yesterday the defense minister is giving a little statement, silently, sheepishly.
Why didn't the Prime Minister come and say this? Why is he making the Defense Minister make this statement? Prime Minister should say, I have given Indian land to China. This is the truth. Thank you, sir. Siddharth from ANI. नहीं सॉरी, आप किस पे जवाब पूछ रहे हैं? मैं अभी जो बोला हूं, आपको लगता है सवाल मिला मुझे? देखिए, सवाल यह है, हिंदुस्तान की जमीन है, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चाइना को दी है, ये सवाल है। वजह है कि नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। ये वजह है। Thank you, sir. Uma from NDTV. राहुल, संसद का सत्र चल रहा है। कल रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर बयान दिया। आप तो ऑपोजिशन पार्टी में हैं, संसद के अंदर भी सवाल उठा सकते हैं, सड़क पे भी सवाल उठा सकते हैं, पीछे में भी सवाल उठा सकते हैं। ये अच्छा नहीं होता कि कल जब रक्षा मंत्री ने बोला उस समय आपकी पार्टी या आप इंटरवीन करते? और इंटरवीन करते, हमें इंटरवीन करने थोड़ी दिया। नहीं, हमें लोकसभा में we were not allowed in Lok Sabha to raise it, and I'm sure we will not be allowed to have a debate on it 100%. Arun from TV18. राहुल जी, रक्षा मंत्री ने जब अपना बयान दिया दोनों सदनों में, तो उन्होंने सिर्फ फॉरवर्ड एरिया से डिसएंगेजमेंट की बात कही। उन्होंने ये स्वीकार किया कि पैंगोंग त्सो लेक में जो पेट्रोलिंग को लेकर के और अन्य गतिविधियों को लेकर के अभी कोई समझौता नहीं हुआ, बहुत ही ऐसे इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व हैं अभी भी। इसका मतलब है कि बहुत ही पार्शियल सक्सेस मिली है। अगर बातचीत नहीं, सक्सेस का मतलब क्या? डिसएंगेजमेंट थोड़ा बहुत कम से कम एक दूसरे से पीछे गए। मैं आपके घर आया और आपने डिसएंगेजमेंट किया, आपने मुझे लिविंग रूम पकड़ा दिया, बेडरूम पकड़ा दिया और आपके सफलता हो गई? कमाल की बात कर रहे हो। घर हमारा है, सफलता किस बात की? सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए, वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। मेन चीज देखिए, पेट्रोलिंग की बात नहीं है, मेन चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। ये रियलिटी है। ओके सर। आशीष। इसी के साथ यहां रुकना होगा इस ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।